हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हिंदी में धातु और अधातु। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और विशेष करके यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं जिसका पैटर्न 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और ये जो वीडियो है ये हमारे लिए रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारा सिलेबस लगभग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हाईलाइटेड है और बोर्ड एग्जामिनेशन में से आखिर चैप्टर वाइज इससे कौन क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यानी इसमें पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताना है, ठीक है। यानी कि एम्फोटेरिक, अगर इंग्लिश में इसको बोला जाएगा तो बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होती है ये हम लोग को बताना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड जो दोनों नेचर का हो सकता है। यानी ये एसिडिक नेचर का भी हो सकता है और अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर का भी हो सकता है। ये अम्लीय भी हो सकता है और क्षारकीय भी हो सकता है। तो इसे हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमन है। एक आपके पास आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बॉक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपसे ये सवाल पूछ दिया जाता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखने का कारण क्या है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि सोडियम जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। मतलब अगर ओपन एयर में इसको छोड़ दिया जाएगा, ये मान लीजिए आपके पास सोडियम है, इसको ओपन एयर में छोड़ देंगे तो भी रिएक्शन करेगा फास्ट। ये सोडियम है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, यानी जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो भी यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि मतलब रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनता है आपका सोडियम का ऑक्साइड और इस पे आपका बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित होता है, यानी कि रिलीज करेगा, ठीक है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है, जबकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलता भी है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी तेज होता है, काफ़ी फास्ट होता है ना। इसी वजह से हम लोग इसको इमर्ज करके रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इमर्ज करके रखें, कहाँ पे रखें, केरोसिन ऑयल में। पानी में नहीं रख सकते क्योंकि पानी के साथ भी रिएक्शन करता है। ओपन एयर में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इसका बहुत हाई है, इसके वजह से इसको हम लोग इमर्ज करके रखेंगे केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। उसके साथ आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज थर्मिट अभिक्रिया, यानी थर्मिट रिएक्शन होता क्या है, इसके 2 यूज बताना, यानी इस्तेमाल इसको कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होगा। यानी यहाँ पे एक हमारे पास आयरन के ऑक्साइड है Fe2O3, और चूंकि एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है किसके तुलना में, तो बोलेंगे आयरन की तुलना में, ठीक है। इसीलिए जो एल्युमिनियम होगा वो आयरन को डिस्प्लेस करता है। तो एक तरीका से डिस्प्लेसमेंट वाली केस यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। तो कहेंगे कि जब आयरन ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है, और ये जो रिएक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, वेरी रैपिड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हीट जनरेट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पे निकलती है, उत्पन्न होती है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया। उसके साथ यहाँ पे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इन कनेक्टिंग रेलवे ट्रैक, यानी रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इस्तेमाल कह सकते हैं इन कनेक्टिंग ब्रोकन मशीन पार्ट, यानी मशीन का जो टूटे हुए जो पार्ट्स होते हैं, टूटे हुए जो हिस्सा होता है उसको जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसको ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके साथ ही हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, डिफरेंस वाला आता है यहाँ पर, ठीक है, कि मिनरल्स और ओर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मिनरल्स और ओर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मिनरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं खनिज, यानी खनिज, और ओर्स का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे अयस्क, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में क्या क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2-2, 3-3 पॉइंट दोनों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में आप लिखेंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा खनिज के बारे में, और अयस्क के बारे में भी आपको 3 पॉइंट यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है, कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता जबकि सभी अयस्क खनिज है, ठीक है। सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता जबकि सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। फिर तीसरी आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आप इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, जबकि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे जो ओर्स हैं कहीं ना कहीं मिनरल्स ही हैं, लेकिन सारे मिनरल्स को हम लोग ओर नहीं कह सकते, ठीक है। यानी मिनरल्स का पार्ट होता है ओर, मिनरल से हम लोग ओर निकालते हैं, ओर से हम लोग मेटल का निष्कर्षण करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मेटल जो है सारे के सारे मिनरल से निकालना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है मेटल को सारे ओर से निकाल सकते हैं। अगर ओर्स तभी कहलाएगा जब उसके अंदर मेटल है, अब मेटल का कुछ अमाउंट इकोनॉमिकली उसमें प्रेजेंट नहीं है तो तब तक हम लोग उसको ओर्स नहीं कह सकते, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में, यानी पृथ्वी का जो भूपटपट्टी होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, वहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं। जबकि जो मिनरल्स होते हैं वो उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो ओर्स हमारे पास है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है इजिली, कहाँ से, तो हम लोग कह सकते हैं मिनरल से। यानी वैसे मिनरल्स जिसमें से ओर्स को बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इजिली निकाल सकते हैं, लो कॉस्ट में निकाल सकते हैं, तो वैसे सारे मिनरल्स को हम लोग ओर्स कह देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। भर्जन एवं निस्तापन, हिंदी में अगर बोला जाएगा तो भर्जन एवं निस्तापन, ये आप कंप्लीट तरीका से रिवीजन कर लेंगे, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अकेले अकेले भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, ये पूछने की संभावना थोड़ा कम बनता है। तो आप अगर अंतर वाली सवाल पढ़ लेंगे तो आपको दोनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो 2-2 पॉइंट यहाँ पे आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रोस्टिंग होता है, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। सल्फाइड ओर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपके पास HgS है, ठीक है, जैसी ऑक्सीडेशन इसके साथ होता है तो यहाँ से क्या बनेगा, HgO बन जाता है और साथ ही साथ बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब दोबारा अगर मान लीजिए HgO को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Hg बिल्कुल अलग हो जाएगा और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। और HgS को हम लोग बोलते हैं HgO को बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी सीने बार भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपका HgS है उसको हम लोग सीने बार क्या बोलेंगे, सीने बार, यानी मरकरी का जो अयस्क होता है, जो ओर्स होता है, उसको हम लोग सीने बार के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है। यानी सल्फाइड ओर के लिए हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और रोस्टिंग का केस में क्या होता है कि ओर्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर का प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंस होना जरूरी है। जब जब हम लोग रोस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, यानी एयर का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। और ये सल्फाइड ओर के लिए, यानी सल्फाइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो क्या लगा देंगे, रोस्टिंग प्रोसेस काम आएगा। जबकि कैल्सिनेशन की अगर बात करेंगे तो कार्बोनेट, आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, कैल्सिनेशन का मतलब कार्बोनेट, Cc, ठीक है, कार्बोनेट। जब आपके पास कार्बोनेट ओर्स होंगे तो कैल्सिनेशन लगा देंगे, जब कार्बोनेट रहेगा तो कैल्सिनेशन, ठीक है, C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, ऐसे ध्यान में रखोगे। और अगर मान लीजिए रोस्टिंग है, ठीक है, तो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बोलेंगे सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान के चलिए आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, क्विक लाइम बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार से जो क्विक लाइम है इससे मेटल को निकालना
आसान हो सकता है। इसमें बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाएगा और कैल्शियम जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी आसानी तरीका से कैल्शियम का हम लोग निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो कैल्सिनेशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे कार्बोनेट ओर के लिए। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर एंड ओर्स इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर को बहुत लेस अमाउंट में, एकदम मान के चलिए अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एकदम एयर नहीं रहेगा, तो कंबशन भी नहीं हो पाएगा ना, हीटिंग भी नहीं हो पाएगा, तो लेस अमाउंट कह सकते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस यानी नेग्लिजिबल करीब करीब कहेंगे, पूरी कंप्लीट तरीका से एब्सेंस कहना थोड़ा ठीक नहीं है, तो इन द एब्सेंस का मतलब है लेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं भी रहेगा तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है, जबकि रोस्टिंग के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके साथ इसमें से आपसे पूछा जाता है कभी कभी यहाँ पर डिफाइन कोरोजन, कोरोजन और रेंसिडिटी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन देखिए कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स का जो सरफेस हो जाता है वो डैमेज हो जाता है, वियर एंड टियर, यानी मेटल का सरफेस होता है एयर के कांटेक्ट में आने से, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से डैमेज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। अगर ये कोरोजन आयरन के लिए होगा, ठीक है, अगर ये कोरोजन आयरन के लिए होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं, यानी कि जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग यानी कि जंग लगना। ठीक है, तो ये आपका कोरोजन है। कोरोजन का हमारे पास कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है, इसको अवॉइड करने के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या उपाय है, इस तरीकों के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि परिभाषा, कोरोजन होता क्या है, और साथ साथ इसको प्रिवेंट करने का, यानी कि कोरोजन से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि मतलब बाय ऑफरिंग लेयर ऑफ जिंक, मेटल का सरफेस में जिंक का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, Zn, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोलेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोलेंगे 30 होता है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये मेटल है, Zn इसका संकेत होता है। ठीक है, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है, पेंटिंग, मतलब मेटल के ऊपर हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। फिर है अप्लाइंग ग्रीस, यानी मेटल का जो सरफेस है उसमें हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं। तो इस तरीका से करके हम लोग मेटल के सरफेस को कोरोजन होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है ये वाला, मिश्र धातु सामान्य तौर पे आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछने की संभावना है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मतलब अगर हमारे पास मेटल्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या एलिमेंट कह दीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ जब मिलाते हैं मोल्टन स्टेट में, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास मिक्सचर प्राप्त होता है या जो भी कंपाउंड बनती है उसको हम लोग अलॉय कहते हैं, यानी कि मिश्र धातु। आपसे एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है एमसीक्यू में, कि मतलब कौन किसका यहाँ पर मिश्र धातु है, कौन किसका अलॉय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टील हो गया, ठीक है, तो स्टील किससे बनता है। फिर आपके पास मान लीजिए ब्रास है, तो ब्रास किससे बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ब्रास में क्या होता है, बोलेंगे कॉपर प्लस जिंक होता है। फिर आपसे बोलेगा ब्रॉन्ज में क्या होता है, तो बोलेंगे कॉपर प्लस टीन होता है। ठीक है, कॉपर प्लस क्या होता है, टीन होता है। तो इस तरीका से आप यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल में। तो एमसीक्यू में सवाल ऐसा भी बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्लस में आपको इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रास का इस्तेमाल यूटेंसिल बर्तन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीका से इसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम लोग से पूछा जाता है यहाँ पर कि तांबे के बर्तन में, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो तांबे का जो बर्तन है, ठीक है, तो उसमें नींबू या इमली के जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो रस होते हैं, उसको साफ किया जाता है, तांबे के बर्तन को साफ किया जाता है, इसका कारण बताना है। और फिर सवाल पूछता है कि जो गर्म टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि तांबा जो होता है जल के साथ लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कम अभिक्रियाशील है, ये हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील में क्या आता है, कॉपर आता है, फिर आपके पास Hg आता है, मरकरी, फिर आता है आपके पास Ag, और फिर आता है Au। मतलब एक कम अभिक्रियाशील धातु हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन से भी कम होती है। तो कह सकते हैं कि मतलब कॉपर जो है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, लेकिन ये आयरन वेपर के साथ रिएक्शन कर पाता है, और इससे क्या बनाता है, तो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसीलिए रिएक्शन को रोकने के लिए, है ना, हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग
नहीं करेंगे। मतलब गर्म टैंक बनाने में तांबे का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि स्टील का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा, जो गर्म पानी है, जो हॉट वाटर है, उसके साथ स्टील का रिएक्शन तेज़ी से हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कॉपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इस स्थिति में उसका रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए हम लोग सामान्य स्थिति में गर्म जल का जो टंकी होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि तांबे के बर्तन को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो कॉपर में फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कॉपर का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? डल हो जाता है। ठीक है, इसका जो कलर है मलिन हो जाता है, एकदम गंदा तरीका से। और जब कॉपर वेसल को क्लीन किया जाता है यहाँ पर, तो एसिडिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं लेमन में या टैमराइन में, वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यानी आपके पास कॉपर सल्फेट है और ये मान लीजिए आपके पास क्या है? एसिड है। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन होती है। ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एसिड के साथ कॉपर सल्फेट में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये टर्न कर जाता है कॉपर में, है ना, और ये वेसल से अलग हो जाता है। यानी बर्तन से इसका जो लेयर होता है वो धीरे 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 छूट जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो यूटेंसिल होती है, जो बर्तन होती है, वो धीरे धीरे शाइनिंग स्टार्ट करती है, यानी चमकने लगेगी। तो एसिडिक सब्सटेंस जो होता है वो अल्कलाइन सब्सटेंस को हटाने में, ठीक है, जो एसिडिक सब्सटेंस है वो अल्कलाइन सब्सटेंस को हटाने में, यानी अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट को हटाने में मदद करता है। यही वजह है कि किसी भी यूटेंसिल को, किसी भी बर्तन को साफ करने के लिए हम लोग एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि नींबू और जैसे कि हम लोग टैमराइन, इमली जैसे इस कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो खट्टे अम्ल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर जनरली 5 मार्क्स के होते हैं, या सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड में जनरली जो होते हैं वो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 5 मार्क्स में हमसे पूछा जाता है कि धातु और अधातु के बीच में भौतिक गुणधर्म के आधार पर, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिफरेंस बताना है। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले बोलेंगे धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, सुचालक होती है, आघातवर्णी और तन्यता होती है। साथ ही साथ इसका जो घनत्व होती है, यानी डेंसिटी, बहुत ऊंचा होता है। इसमें ध्वनि होती है, ठीक है, यानी पिटने पे इसमें विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। और साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। ये आप धातु का लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं अधातु का, यानी कि नॉन मेटल का भी। ठीक है, नॉन मेटल का ठीक उसका क्या करना है? आपको अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप धातु के बारे में लिखते हैं उसी प्रकार धातु का अपोजिट यानी ठीक विपरीत आपको अधातु लिख देना है। तो इस प्रकार से आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, और उनकी डेंसिटी हाई होती है, और जनरली ये सॉलिड स्टेट में नहीं होते। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी हो सकता है। और जब हम लोग इसको धातु यानी इस मेटल को हम लोग मान लीजिए हम लोग पीटते हैं हथौड़े से, हैमर की मदद से, तो यहाँ पे क्या होता है? ठन ठन की आवाज़ आती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ साउंड जनरेट होती है, और इसी वजह से इसको सोनरस भी कहा जाता है। ठीक है, इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? सोनरस बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि आती है, या जो मेटालिक साउंड है उसको हम लोग सोनरस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए बोल देगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आपसे पूछता है तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास मेटल है, और यहाँ हमारे पास नॉन मेटल है। तो 5 पॉइंट मेटल, और देखिए आप प्रयास ये करेंगे कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, मतलब एक साइड में आपको लिखना है मेटल और दूसरे साइड में लिखना है नॉन मेटल। ठीक है, और यहाँ पे आप 5 पॉइंट कम से कम लिखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ताकि यहाँ पे नंबर आपका नहीं कटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मेटल्स होता है, सबसे पहले अगर देखेंगे केमिकल बेसिस पे, तो मेटल्स क्या फॉर्म करता है? केटाइन फॉर्म कर सकता है। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं अल्कलाइन होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेटल के हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। और साथ ही साथ अगर देखेंगे यहाँ पे आप, तो मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड में जब डिजोल्व होगा तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन कुछ केसेस में मतलब नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टीथ, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद
मेटल जो होते हैं यूजुअली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में जी लगेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके साथ देखेंगे कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे जो होते हैं ना आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि LiH हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, तो CaH2 हो गया। ये क्या है, हाइड्राइड है, मेटल के हाइड्राइड। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं एक्सेप्शनली हाई रिएक्टिविटी, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन आयन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन आयन हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं, इसीलिए एनायन फॉर्म करते हैं। और ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल का, वो क्या होते हैं, तो बोलेंगे एसिडिक होते हैं। जैसे आप देखेंगे इस रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है किसके साथ, वाटर के साथ, तो H2CO3 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, H2CO3। तो H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, तो बोलेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। ये जो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे देखेंगे अमोनिया, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अमोनिया बनाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, वाटर। उसी प्रकार हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे के सारे क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, यानी सहसंयोजी यौगिक हैं। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद लिखेंगे ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, कार्बन, तो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी कार्बन को छोड़कर जनरली जो भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखें। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो सवाल एक कॉमन आता है, ठीक है, तो कॉमन सवाल यहाँ पे आता है कि सोडियम, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सोडियम के साथ साथ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ए और बी करके, और दोनों मिलाकर 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक। तो हमसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का मतलब क्या, तो बोलेंगे Na2O, या हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इस प्रकार से हमने एग्जांपल आपको दिया कि आपको इसमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। साधारण तौर पे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड की रचना को दर्शाएं, ठीक है, यानी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में पूछता है शो द फॉर्मेशन, है ना, ऑफ सोडियम ऑक्साइड, यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड का पूछा जा सकता है किस प्रोसेस से, तो बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आप उसको लिखेंगे 281, और जब सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बचेगा 28, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन आपके पास, ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 और 6 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है, गेन किया तो बढ़ गया, यानी 2 और 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 गो सोडियम रहेंगे, अगर फॉर्मूला आपको क्या पता है, तो आप बोलते हैं यहाँ पर कि जब Na रिएक्शन करता है O2 के साथ तो क्या बनाता है, तो बोलेंगे Na2O बनाता है। तो दो आपके पास सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 सोडियम है तो 2 को आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो जैसे आप बैलेंस करेंगे यहाँ पर तो 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल रह गया तो 2 यहाँ पे फिर लगा देंगे, तो पता चला यहाँ पर कि सोडियम तो फिर अलग हो गया, तो यहाँ पे 4 आपको लगाना होगा, तब बैलेंस हुआ, यानी कि 2 ऑक्सीजन 4 सोडियम, ठीक है। तो आप देखते हैं Na2O बनता है, ठीक है। तो Na2O का मतलब क्या है यहाँ पर, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर Na2O का मतलब यहाँ पे होता है, तो बोलेंगे सोडियम का
ऑक्साइड, ठीक है। Na2 मतलब होता है सोडियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 सोडियम, ठीक है। यहाँ पे कितने सोडियम होंगे तो बोलेंगे 2 सोडियम होंगे, ठीक है। तो जब 2 सोडियम हमारे पास होंगे तो 2 सोडियम हमने दिखा दिया, और दोनों सोडियम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का भी आप दिखा सकते हैं, सोडियम का भी दिखा सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी है, इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक आपके पास फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। फिगर वाले क्वेश्चंस का मतलब इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, मतलब आप यहाँ पे फिगर वाले क्वेश्चन में गारंटी के साथ ये नहीं कह पाओगे कि कौन से सवाल आएंगे, लेकिन एक फिगर वाला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये चैप्टर आपका जो मेटल है नॉन मेटल है, वहाँ से एक चित्र वाला सवाल आता है यहाँ पर। तो बोल देगा कि जो भी हमारे पास पिक्चर में पार्ट दिखाए गए हैं वो सबका नाम लिखना है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5, ये पांचों का नाम लिखना है। मतलब देखने में आपको क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टैंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्लिप है। तो 1 नंबर में क्या है तो बोलेंगे मेटल से ही है। 2 नंबर में क्या आपका है तो ओपन एंड है। 3 नंबर में क्या है वैक्स है। 4 नंबर पे क्या है पिन, और इसी प्रकार से 5 नंबर में क्या है बर्नर। तो जो फिगर में आपको दिख रहा है उसका सही तरीका से आपको नाम लिखना है। तो फिगर वाले क्वेश्चन एक आते ही आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे फिगर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, तो अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ते हैं तो लेबोरेटरी में जाने का आपको अगर मौका नहीं मिला है तो हो सकता है आप इस चीज़ को नहीं देखे होंगे, लेकिन आप फिगर के माध्यम से देखेंगे कि फिगर में आखिर जो गिवन बना हुआ रहता है वो क्या क्या, किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फिगर वाले क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये जो फिगर वाले जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास इस पेज में फिगर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। तो सारे फिगर्स का हम लोग को स्टडी कर लेना है, और थ्रू आउट हम लोग को देखना है कि आखिर किस फिगर में क्या क्या एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस एपरेटस के बेसिस पे हम लोग उसका नाम लिखेंगे, और जस्ट हम लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं देना रहता है फिगर वाले क्वेश्चन में, सिर्फ नाम लिखना होता है, और नाम लिखने के बाद ही हम लोग को मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जनरली ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको पूछे जाने की जो संभावना होती है 3 मार्क्स में, और समटाइम्स इसको 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने धातु एवं अधातु यानी कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है उस चैप्टर का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, और इस डिस्कशन के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से हमने आज यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जो पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर है वो आपका NCERT बेस्ड है, ठीक है। NCERT बेस्ड है, तो किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए NCERT जो होता है वो आपका बेसिक बुक होता है, ठीक है। तो इसी का रेफरेंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया। आप एटलीस्ट इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो तैयारी है उसको सुनिश्चित किया जा सके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन रिवीजन के बेसिस पे करवाया जाए, और साथ ही साथ मॉडल पेपर और PYQ को आपके साथ डिस्कशन किया जाए। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे फिनिश। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।